So hello guys, welcome back to my channel HK Official. Yes, I'm finally there with you with the unit number 6 of engineering physics, that is non-destructive testing and physics of nanoparticles. तो ये वाले यूनिट के अंदर 2 सब टॉपिक्स है जिसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एक पार्ट हो जाता है यूनिट का और फिजिक्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स ये एक पार्ट हो जाता है। तो ये दोनों भी टॉपिक्स जो है हम इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। एंड येस, मैं जितना शॉर्ट चाहूँ उतना इस वीडियो को रखूँगी आज, क्योंकि मतलब लास्ट यूनिट है एंड मतलब बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें ही है इसके अंदर, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है जितना लास्ट यूनिट्स में था। तो आई होप कि आपने सारे के सारे यूनिट्स जो है मैंने 5 तक जितने अभी तक अपलोड किए थे, आपने सारे फिजिक्स के यूनिट्स कंप्लीट कर लिए। एंड येस, अब इंजीनियरिंग फिजिक्स भी टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे कि एसएमई भी मैंने अपने सारे वन शॉट्स के अंदर कंप्लीट कर दिए हैं, सारे 6 यूनिट्स। एंड ऐसे ही यहाँ पर भी 6 के 6 यूनिट्स जो है फिजिक्स के वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप शेयर करेंगे या अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड आई होप यू आर लाइकिंग दिस सेशंस। एंड मतलब मैं वन शॉट में, मुझे पता है कि आप लोग सिर्फ एंड मौके पे देखते हो, तो आप बस एंड वन शॉट को ही मतलब ये समझते हो कि हाँ हो जाएगा, एक ही लेक्चर में हो जाएगा। एंड आई प्रेफर कि हाँ एक लेक्चर में भी एक यूनिट कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, एंड मैंने मतलब ये प्रूव करके दिखाया। मैंने एसएमई के भी, बी के भी, फिजिक्स के भी सब जो भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं वो मतलब वन शॉट में ही करे हैं। एंड आई होप कि आपने उससे सारे के सारे टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो सब गेन, मतलब अच्छी नॉलेज गेन करी है। ऐसा नहीं है मैं कहीं भी भगा रही हूँ या ऐसा कुछ कर रही हूँ, मैंने सब कुछ डिटेल में लिया है एंड येस वन शॉट में ही कवर किया है। तो अगर आपने अभी तक अगर मतलब और भी यूनिट्स के वन शॉट्स नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। मैंने सब सब्जेक्ट्स के अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, चलो जल्दी से लाइक बटन को हिट कर दो और लेक्चर शुरू करते हैं। चलो, तो इस यूनिट का नाम जैसे मैंने आपको बताया, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड फिजिक्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, तो पहले हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको हर यूनिट की स्टार्टिंग में उसका मतलब बताया है ना। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का यहाँ मतलब होता है कि जैसे कि सपोज आप इमेजिन करो, आप एक्सरे निकालने गए हो डॉक्टर के पास। ठीक है, तो अगर आप एक्सरे निकालने गए हो तो डॉक्टर क्या आपका मतलब, अगर सपोज आप आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया सपोज, तो आप उसका एक्सरे निकालने गए हो, तो क्या डॉक्टर आपका हाथ तोड़ के उसके अंदर देखता है क्या कि आपके हाथ में क्या टूटा है या फिर क्या फ्रैक्चर है? ऐसा तो नहीं होता। तो ये होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, यानी कि मटेरियल को बिना मतलब डिफेक्ट करे, उसके अंदर बिना कोई मतलब डिस्ट्रॉय करे या फिर मतलब उसको टेस्ट करना। ठीक है, विदाउट डिस्ट्रॉइंग उस पर्टिकुलर सैंपल को टेस्ट करने को ही क्या बोलते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ठीक है, और वहीं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होती है, जैसे कि अगर किसी भी कोई शीट है, मेटल की शीट है एंड हमें उसका मतलब बेंडिंग टेस्ट करना है या फिर उसकी क्वालिटी का टेस्ट करना है, तो सब मतलब स्टार्टिंग में जो मतलब क्वालिटी टेस्ट होता है कंपनीज के अंदर, तो कैसे होता है, तो उसको बेंडिंग टेस्ट अगर सपोज हम कर रहे हैं तो उसको हैमर किया जाता है एंड फिर उसकी जो क्वालिटी है ना वो मेजर की जाती है। तो वो हो जाती है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, क्योंकि उसमें सैंपल को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है एंड सैंपल को मतलब वी कैन से उसके अंदर इम्परफेक्शन लाई जा रही है टू टेस्ट इट। तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, एंड जिसमें सैंपल को कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप देखोगे तो पीवाईक्यूज में भी अवेलेबल है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने फर्स्ट में ही वो रख दिया, यानी कि आपको डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, बस इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है फॉर 3 मार्क्स। तो आप देख सकते हो मैंने 3 पॉइंट्स ही इसके अंदर जो है ना कवर करे हैं। एंड येस, आप ये अपने मन से भी लिख सकते हो, अगर आपने अब तक ध्यान से सुना है तो आप समझ चुके होंगे कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के डिफरेंस में, फर्स्ट पॉइंट, इन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग structural properties under destructing testing destroyed and sample cannot be used for any purpose after the test। यानी कि एक ऐसा टेस्ट जिसमें सैंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है उसकी प्रॉपर्टीज गेन करने के लिए, उसके कोई ना कोई उसकी क्वालिटी का मेजर करने के लिए ना, उसकी स्ट्रक्चरल जो प्रॉपर्टीज है उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो वो जो पर्टिकुलर सैंपल है ना उसको हम फ्यूचर में कोई भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में सेम, देखो आप कैसे लिखोगे, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज अंडर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग आर नॉट डिस्ट्रॉयड एंड सैंपल कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस आफ्टर द टेस्ट। तो बस यहाँ पर जो हमने मतलब ऐसा लिखा था कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में सैंपल को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है एंड दैट सैंपल, दैट पर्टिकुलर सैंपल इज कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर द टेस्ट फॉर एनी पर्पस। तो वही हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में कैसे लिखेंगे कि इन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इट इज द सैंपल इज डिस्ट्रॉयड एंड it cannot be used further for any purpose। सिंपल है ना। सेकेंड पॉइंट देखो,
डिफेक्ट्स इनसाइड द मटेरियल सच एज फ्लॉ क्रैक्स कैन नॉट बी लोकेटेड। अब ये फ्लॉ जो वर्ड है ना, ये आप पूरे यूनिट में बहुत बार देखोगे जब तक हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के पार्ट में है। तो ये फ्लॉ क्या होता है, तो एक बार में ही समझ लो, कोई भी डिफेक्ट को या इम्परफेक्शन को फ्लॉ बोलते हैं, ठीक है। देन डिफेक्ट्स इनसाइड द मटेरियल कैन बी लोकेटेड, यानी कि इसमें क्या बोल रहे हैं कि फ्लॉ और क्रैक्स, डिफेक्टिव टेस्टिंग के अंदर हम कोई भी डिफेक्ट्स या क्रैक्स जो है वो लोकेट या फिर मेजर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हम उसको खुद ही डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। तो उसके अंदर हम खुद ही जो है फ्लॉज और क्रैक्स को निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, फ्लॉ और क्रैक्स उसके अंदर लोकेटेड ही रह जाएंगे ना, बिकॉज हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सैंपल को। तो इस वजह से ये जो है डिफेक्ट्स हम मतलब डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंदर मेजर नहीं कर पाते हैं। एंड अगर वही नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की बात करें, तो अगर उसके अंदर कोई फ्लॉ और क्रैक्स होगा मटेरियल के अंदर एंड वी आर परफॉर्मिंग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, तो क्या होगा, वहां पर हम उसके फ्लॉज और क्रैक्स को डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो वही लिखा है डिफेक्ट्स इनसाइड द मटेरियल कैन बी लोकेटेड, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आप एग्जांपल दे दो, कौन से डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बेंडिंग टेस्ट हो गया, टेंसाइल टेस्ट, कॉम्प्रेशन टेस्ट एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे टेस्ट है जो कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है, ठीक है। एंड अगर हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की बात करें, तो अकाउस्टिक एमिशन टेस्टिंग। अब डोंट वरी, ये सब वर्ड्स जो है ना आपको चैप्टर के एंडिंग में बहुत इजी लगने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद वही टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आप समझ लो, अकाउस्टिक एमिशन टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग एक्सेट्रा, ये सब किसके अंदर आते हैं, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। तो बस यही हो गया हमारा डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, और उसके अंदर हमें फिजिक्स अप्लाइड और जो है मेथड्स जो है ना हमें उसके अंदर, या फिर एप्लीकेशंस बोल लो, वो हमें इंक्लूड करने होते हैं। तो चलो देखते हैं, अब हम टू द पॉइंट। अब देखो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ये बार बार बोलने में बड़ा लग रहा है ना, हम इसको एनडीटी बुलाएंगे, ठीक है। तो आगे मैं इसको एनडीटी बोलूंगी। तो चलो अभी जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर एग्जाम्पल में अकाउस्टिक एमिशन टेस्टिंग, तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो जाता है हमारा एनडीटी का। तो देखते हैं इसके अंदर होता क्या है। अब इसका डिटेल जो है ना वो आगे थ्योरी के अंदर है, यहाँ पर सिर्फ हम क्लासीफाई कर रहे हैं, तो बस हम इसके अंदर की क्या फिजिक्स अप्लाइड है वो लिखेंगे और एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स अप्लाइड देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो अकाउस्टिक एमिशन टेस्टिंग, इसको AET भी बोला जाता है, ओके, इन शॉर्ट फॉर्म। इसके अंदर क्या फिजिक्स अप्लाइड है, सी application of mechanical load or rapid temperature or pressure change to the part being tested and analyzing its propagation, यानी कि कोई भी सैंपल या फिर मटेरियल है, अब उसके ऊपर हम ये अकाउस्टिक एमिशन टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम क्या अप्लाई करेंगे उस पर, मतलब एक रैपिड टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करेंगे, या फिर मैकेनिकल लोड अप्लाई कर देंगे, लाइक मतलब एकदम से कोई भी रैपिडली ना, कोई भी मैकेनिकल लोड हमने अप्लाई कर दिया, या फिर रैपिड जो है टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर दिया ना, तो ऐसी जो हमारी टेस्ट होते हैं ना, उसको हम अकाउस्टिक एमिशन टेस्टिंग बोलते हैं। तो वही है एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल लोड और रैपिड टेम्परेचर और प्रेशर चेंज टू द पार्ट बीइंग टेस्टेड एंड एनालिसिंग इट्स प्रोपगेशन। तो ये रैपिड चेंज करने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज है ना उसको मेजर किया जाता है। सो दिस इज ओनली द थिंग विच इज कमिंग अंडर अकाउस्टिक एमिशन टेस्टिंग, ठीक है। तो यही फिजिक्स इसके अंदर अप्लाई होती है। इसके एप्लीकेशन क्या है, टू डिटेक्ट फ्लॉ इनसाइड द मटेरियल, यानी कि फ्लॉ मैंने आपको बताया कि ये वर्ड बहुत बार यूज होगा, तो बस यही है फ्लॉ, यानी कि कोई भी डिफेक्ट या फिर इम्परफेक्शन, तो कोई भी मतलब मटेरियल सैंपल के अंदर हम वो फ्लॉ को डिटेक्ट करने के लिए जो है ना ये टेस्टिंग करते हैं। ओके, सेकेंड क्लासिफिकेशन है अल्ट्रासोनिक एनडीटी मेथड्स, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक आपको वर्ड ही बता रहा है, हम क्या यूज करेंगे इसके अंदर, अल्ट्रासोनिक्स। तो यहाँ पर फिजिक्स अप्लाइड क्या है, इको साउंडिंग यूजिंग अल्ट्रासोनिक, वो वर्ड इको है, ओके। तो इको साउंडिंग यूजिंग अल्ट्रासोनिक्स, तो ये जो है इसके अंदर फिजिक्स अप्लाइड है। एंड एप्लीकेशन अगेन द सेम थिंग, डिटेक्शन ऑफ फ्लॉ, इरेगुलरिटीज इनसाइड द मटेरियल, थिकनेस मेजरमेंट ऑफ मेटल शीट। तो कोई भी मेटल शीट की थिकनेस को भी मेजर करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक एनडीटी मेथड का यूज करते हैं। अदरवाइज डिटेक्शन ऑफ फ्लॉज एंड ये सब जो है ना, ये तो मतलब क्या कहते हैं, हम अब नॉर्मल समझ लेते हैं, सिमिलर जो है ना एप्लीकेशन है वो सबके लिए। चलो थर्ड देखते हैं, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग बाय एक्सरे और गैमा रेज। तो अभी रेडियोग्राफिक टेस्टिंग जो होती है ना उसके अंदर एक्सरेज आ जाता है, गैमा रेज आ जाता है, ठीक है। तो ये हमें पता है। एक्सरे के अंदर क्या होता है, हम अपने मतलब कोई भी मतलब हम कहते हैं ना, अभी सपोज हम सैंपल अपने हैंड को ले लें, तो हम अपने हैंड को क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं अंडर एक्सरे, एंड देन उसका जो इंप्रेशन है वो लिया जाता है, राइट। तो वही फिजिक्स अप्लाइड है इसके अंदर, क्या, एक्सपोजिंग द मटेरियल अंडर टेस्ट टू एक्सरे
और गैमा रे एंड टेकिंग इम्प्रेशन। ओके, तो बस वही है। एप्लीकेशन क्या आ जाएगा, ऑफ कोर्स अगर हम एक्सरे कब निकालते हैं, जब हमारे मतलब कोई भी बॉडी पार्ट के अंदर अगर कोई भी क्रैक आ जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम इसको करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो एप्लीकेशन में डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स, कैविटी एंड फ्लॉ, तो इसके लिए हम ये क्लासिफिकेशन है क्या, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग बाय एक्सरे और गैमा रे। देन 4th नंबर पे आप देख सकते हो मैग्नेटिक एनडीटी मेथड। तो मैग्नेटिक एनडीटी मेथड में क्या होता है, विच इज व्हाट इज द फिजिक्स अप्लाइड हियर। सो चेंजेस इन मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर डिटेक्टेड बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर अगर सपोज हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले रहे हैं, तो उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में जो चेंजेस हैं वो सब हम डिटेक्ट कर पाएंगे बाय अप्लाइंग स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो यही जो आ जाता है हमारा मैग्नेटिक एनडीटी मेथड के अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी सेम एप्लीकेशन है क्या, फ्लॉ डिटेक्शन, स्ट्रक्चरल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कैन बी डिटेक्टेड। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर अगर मैग्नेटिक एनडीटी मेथड देखा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनडीटी मेथड आ जाएगा, ठीक है। तो आप मतलब ऐसे ध्यान में भी रख सकते हो। चलो, फिजिक्स अप्लाइड क्या हो जाएगा इसके अंदर, एक्सपोजिंग टेस्टिंग ऑब्जेक्ट टू इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट। यानी कि जिस भी सैंपल को या ऑब्जेक्ट को हमें टेस्ट करना है अंडर एनडीटी, तो हम क्या करेंगे, उसको मतलब इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या फिर इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो है ना उसको एक्सपोज कर देंगे। सो दिस इज कमिंग अंडर इलेक्ट्रिक एनडीटी मेथड। देन एप्लीकेशंस अगेन यहाँ पर आता है फाइंडिंग मॉइस्चर लेवल, then measuring parameters of composition and structure of the मटेरियल। तो ये सब हैं हमारे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अभी चलो आ जाते हैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पे, दैट इज एडी करंट एनडीटी मेथड। अब एडी करंट हमें पता है, ये वाला कॉन्सेप्ट लास्ट यूनिट में भी आया था, एक जगह हम बोल रहे थे ना एडी करंट, तो वहाँ पे एडी करंट यानी कि स्मॉल जो है करंट के लूप्स मतलब स्टार्ट हो जाते हैं, कोई भी मतलब हम कहते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाता है उसके वजह से। तो इसके अंदर क्या फिजिक्स अप्लाइड है, देखो, द इंटरैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि उसके अंदर पहले से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर एंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम उसके अंदर इंड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन दोनों के बीच के इंटरैक्शन को जो है हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसके इंटरैक्शन की वजह से ही हम ये वाला टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज एडी करंट एनडीटी टेस्ट। तो इसके अंदर एप्लीकेशन क्या आ जाता है, टेस्टिंग एटम डायमेंशंस एंड थिकनेस ऑफ मेटल प्लेट एक्सेट्रा। तो ये सब क्या हो गए, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए एनडीटी मेथड के। एक बार देख लें, फर्स्ट क्या था, अकाउस्टिक एमिशन टेस्टिंग, देन अल्ट्रासोनिक एनडीटी मेथड्स, देन रेडियोग्राफिक टेस्टिंग बाय एक्सरे और गैमा रे, मैग्नेटिक एनडीटी मेथड, देन इलेक्ट्रिक एनडीटी मेथड एंड द लास्ट वन इज एडी करंट एनडीटी मेथड। अब ये कंपलसरी नहीं है कि आपको इस सारे के सारे क्लासिफिकेशन ही लिखने हैं, आप क्या कर सकते हो, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, लाइक सपोज 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप सिर्फ 4 जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो या 4 मेथड्स लिखो। ओके, इज नॉट कंपलसरी कि आप सब भी लिखते बैठो। ओके, मैंने आपको टू द मैक्स 6 दे दिए, इससे ज्यादा के लिए ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ब्रीफ में जो है इन सब टेस्टिंग्स को पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या हमने देखा था, अकाउस्टिक एमिशन टेस्टिंग। तो उसका हमने मतलब रफली तो आइडिया ले लिया है, उसके अंदर क्या होता है, मतलब हम उसके अंदर अगर रैपिड टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दें, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, तो मतलब उसके ऊपर मैकेनिकल लोड अप्लाई कर दिया, तो बस यही होता है किसके अंदर, अकाउस्टिक एमिशन टेस्टिंग के अंदर। चलो देखो, आप डायग्राम देख सकते हो, सैंपल है, ठीक है, सैंपल के अंदर क्या है, स्ट्रेस वेव जनरेट हो रही है। ये स्ट्रेस वेव क्यों जनरेट हो रही है, ये उसी चीज के वजह से जनरेट हो रही है, यानी कि रैपिड टेम्परेचर या प्रेशर की वजह से, या फिर हमने जो मैकेनिकल लोड अप्लाई कर दिया है ना उसके ऊपर, उसके वजह से। तो ये स्ट्रेस वेव जो जनरेट होती है ना, उसके ऊपर आप देख सकते हो एक सेंसर प्रेजेंट है, राइट। तो उस सेंसर के ऊपर जाके क्या हो जाएगा ना, ये स्ट्रेस वेव डिटेक्ट होती है उस सेंसर के ऊपर, एंड ये सेंसर क्या करता है, फिर यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रहा है, तो वो पर्टिकुलर ग्राफ के ऊपर हमें जो है हम डिटेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, अकाउस्टिक एमिशन डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है ना हमें ग्राफ दिखता है, जिसके वजह से हम डिटेक्ट कर पाते हैं किस पर्टिकुलर पार्ट में डिफेक्ट है या फ्लॉ है, ठीक है। तो ये है क्या, परफेक्ट डायग्राम फॉर अकाउस्टिक टेस्टिंग और अकाउस्टिक एमिशन टेस्टिंग, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए इसको एक्सप्लेन करने का, तो आप ये डायग्राम बना सकते हो, एंड एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ऐसे उसको मतलब डायग्राम से ही समझ जाएगा कि मतलब क्या आप बोलना चाह रहे हो, ठीक है। तो सैंपल जो है, सैंपल के ऊपर आपको सेंसर
दिखाना है। एंड सैंपल के अंदर जो स्ट्रेस वेव जनरेट हो रही है ना, तो वो सेंसर क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। एंड देन वो सेंसर जो है उसके जो वेव्स जो है ना वो कहाँ पे हमें दिख रही है, एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर दिख रही है, जो कि इसको हम बोल रहे हैं अकाउस्टिक एमिशन टेस्टिंग और यस अकाउस्टिक एमिशन डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके अंदर जो ग्राफ की रेंज है ना, तो उससे हमें पता चल रहा है कि कहाँ पर इसका हमें डिफेक्ट है या फिर फ्लॉ है इस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर। तो इसी तरीके से ये वाली टेस्टिंग की जाती है। आई होप आपको समझा होगा। एंड यहाँ पर देखो मैंने आपके लिए परफेक्ट नोट्स देखो लिख के रखे हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस मेथड एंड देन एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आई डोंट नो कि आपको ये ऐसे नोट्स कोई और देता होगा पूरे, मतलब आप यूट्यूब पे, अगर चलो मैं किसी और की बात नहीं कर रही, लेकिन यस मैंने परफेक्ट ऐसे नोट्स बनाए हैं कि आप यही रेफर करोगे ना, आपका एग्जाम में बस यही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और से नोट्स लिखने हैं या फिर मैंने बस यहाँ पर समझाने का काम कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं समझा भी रही हूँ परफेक्टली एंड आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके चलो, प्रिंसिपल क्या है अब यहाँ पर, AET यानी कि अकाउस्टिक एमिशन टेस्टिंग का देखते हैं। वही चीज, अ मैकेनिकल लोड और रैपिड टेम्परेचर और प्रेशर इज अप्लाइड टू द मटेरियल अंडर टेस्ट एंड रिजल्टिंग स्ट्रेस वेव जनरेटेड आर सेंस्ड बाय द सेंसर। तो हम जो उसके ऊपर मैकेनिकल लोड या रैपिड टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है स्ट्रेस वेव जनरेट कर रहा है उस सैंपल के अंदर। एंड ये स्ट्रेस वेव जो है हमने उसके ऊपर जो सेंसर लगाया है, वो सेंसर वो स्ट्रेस वेव को डिटेक्ट कर रहा है। बस यही प्रिंसिपल है। चलो मेथड में वही चीज है। देखो मेथड में आप कैसे लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट, a localized external force such as abrupt or sudden mechanical load or rapid temperature or pressure is applied to the part of material being tested। यानी कि जिस मटेरियल को हमें टेस्ट करना है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो वो सडन, मतलब वो जो फोर्स होता है ना एक्सटर्नल फोर्स, वो सडन होता है, उसको हम एब्रप्ट भी बोल सकते हैं, एब्रप्ट सडन द सेम वर्ड। तो यहाँ पर एकदम सडन मैकेनिकल लोड और रैपिड टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करेंगे, फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में द जनरेटेड स्ट्रेस वेव्स आर डिटेक्टेड बाय द सेंसर्स दैट हैव बीन अटैच्ड टू द मटेरियल। ठीक है, जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया वही आपको मेथड में लिखना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर जो स्ट्रेस वेव्स जनरेट होंगी, एंड ये जो स्ट्रेस वेव्स जनरेट हो रही हैं सैंपल के अंदर, वो हमारा सेंसर डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप, द स्ट्रेस वेव्स शो डिसकंटिन्यूटी इन द मटेरियल वेयर फ्लॉ और इरेगुलरिटीज इनसाइड द मटेरियल। यानी कि जहां पर भी उस सैंपल के अंदर कहीं भी इरेगुलरिटी है या फिर हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी है, तो वहां पर जो है हमें उसमें क्या कहते हैं, वेव्स के अंदर जो है ना डिसकंटिन्यूटी दिखेगी या इरेगुलरिटी दिखेगी, कि जहां पर भी फ्लॉ प्रेजेंट है ना वहां पर ऐसा वेव्स हमें मिल जाएगा। तो वो हो गया थर्ड स्टेप। एंड द फोर्थ, व्हेन मल्टीपल सेंसर्स आर यूज्ड द रिजल्टिंग डेटा कैन बी एनालाइज्ड ऑन अ CRO। अब ये CRO क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो अकाउस्टिक एमिशन डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, यही CRO होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम एनालाइज कर सकते हैं एंड इवैल्यूएट कर सकते हैं एंड यहाँ पर लोकेट भी कर सकते हैं किस पोजीशन पे जो है हमारा फ्लॉ प्रेजेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अकाउस्टिक एमिशन टेस्टिंग में एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है रेडियोग्राफिक टेस्टिंग बाय एक्सरे और गैमा रे। तो बहुत सिंपल है, वही वाला हम जो एक्सरे कर रहे थे ना अपने हैंड का, वही चीज यहाँ पर अब करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सोर्स ऑफ एक्सरे है। ठीक है, ऊपर जो है कोई भी एक सोर्स है जिसमें से हमें एक्स रेज मिल रही हैं। ओके, तो ये जो एक्स रेज है ना, आप देख रहे हो एक्स रेज, तो यहाँ पर आप सैंपल देख सकते हो, नीचे जो उनका फ्लो है ना वो रेज का, उनके बीच में ही रखा है वो सैंपल, ताकि वो रेज जो है ना परफेक्टली उसमें पेनिट्रेट हो पाए। एंड देन जहां पर भी फ्लॉ प्रेजेंट है, अभी देखो मैंने यहाँ पर 2 फ्लॉज दिखाए, तो जहां पर भी फ्लॉ प्रेजेंट है नीचे एक फिल्म प्रेजेंट होती है। ठीक है, सैंपल के नीचे आप फिल्म देख पा रहे हो, एंड जहां पर भी फ्लॉ प्रेजेंट है उधर उस पर्टिकुलर मतलब फिल्म में उस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। जैसे कि हम एक्सरे में देखते हैं ना, तो कहीं कहीं व्हाइट होता है, कहीं कहीं डार्क होता है, तो जहाँ पर डार्क होता है वहां पर फ्लॉ होता है, यानी कि क्रैक या फिर कोई भी हम कह सकते हैं इरेगुलरिटी होती है। तो बस यही क्या है हमारा मतलब पूरा मेथड है रेडियोग्राफिक टेस्टिंग का, जिसमें यहाँ पर मैंने एक्सरे लिया है, तो यही डायग्राम आप रेफर कर सकते हो, बहुत सिंपली अंडरस्टैंडिंग डायग्राम है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर इसका प्रिंसिपल क्या है। एक्सरे और गैमा रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स। ठीक है, जो सोर्स था जिसमें से हमने एक्सरेज को प्रोड्यूस किया था, are passed through the material. The radiations are partially absorbed and partially scattered by the medium and partially by the defects. तो जो radiations आ रही है ना वो partially absorb भी हो रही हैं, कुछ कुछ scatter भी हो जा रही है सैंपल में से, and कुछ कुछ partially मतलब penetrate भी हो जा रही हैं। तो यही चीज़ है क्या जो radiations के साथ होता है।
चलो अब हम सिंपली ये भी बता सकते हैं कि एक्सरेज या फिर गामा रेज जो है प्रोड्यूस होती है एंड वी पास देम थ्रू आर सैंपल, जो भी सैंपल या फिर मटेरियल है ना उसके ऊपर हम वो पास करते हैं। एंड जहाँ पर भी फ्लॉ होता है तो जो नीचे हमारे पास फिल्म प्रेजेंट है ना वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया में जो है डार्क हो जाता है, जिससे कि हम डिटेक्ट कर पाए उस फिल्म को इवेल्युएट करके कि हमारे पास कहाँ कहाँ जो है डिफेक्ट प्रेजेंट है पर्टिकुलर सैंपल के अंदर। आई होप आपको समझा होगा प्रिंसिपल। मेथड देखते हैं। एक्स-रे और गामा रे आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स ऑफ रेडिएशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो यही हो जाता है। द मटेरियल अंडर इन्वेस्टिगेशन इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ रेडिएशन एंड फोटोग्राफिक प्लेट, देन द बीम ऑफ रेडिएशन इज अलाउड टू फॉल ऑन द मटेरियल। Depending on thickness and absorption characteristics of material, some amount of radiation will be absorbed and scattered. तो ये सब किस पे बेस करता है, तो थिकनेस के ऊपर बेस करता है उस पर्टिकुलर सैंपल की। फिर द स्कैटर्ड रेडिएशन प्रोड्यूस एन इमेज ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। तो कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है यानी कि पेनिट्रेट हो जा रही है, कुछ रेडिएशन स्कैटर हो जा रही है। तो जो ये स्कैटर्ड रेडिएशन है ना ये क्या करती है, एक इमेज प्रोड्यूस करती है हमारी फोटोग्राफिक प्लेट बोल लो या फिर फिल्म बोल लो उसको। ठीक है, after developing that photographic plate and its analysis, the defects inside the material can be identified। तो यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट कोई और चीज़ नहीं है, वो फिल्म ही है जो कि हमारे सैंपल के नीचे प्रेजेंट थी एंड वहाँ पर हमको पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर फ्लॉ है वहाँ पर डार्क मिल रहा था। ठीक है, तो वही है, उसका ही एनालिसिस करके जो है हम डिफेक्ट्स को या फिर जो भी फ्लॉज है उनको डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझा होगा एंड यही इसका एप्लीकेशन है, लाइक इट इज यूज टू डिटेक्ट फ्लॉज इनसाइड द मटेरियल। ठीक है, तो आई होप आपको समझा होगा क्या कि हम लोग रेडियोग्राफिक टेस्टिंग बाय एक्सरे और गामा रे कैसे करते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के ऊपर, जिसके ऊपर अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट, इसके ऊपर हम देख सकते हैं 2 टाइम्स PYQ आ चुका है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो अल्ट्रासोनिक सिर्फ मुझे आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, जहाँ पर 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज इसके बीच में जो भी रेंज होगी ना वो हमें ऑडिबल साउंड होता है, वी ऑल नो दैट। एंड इससे कम जो होगा उसको हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं एंड 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा जो होता है फ्रीक्वेंसी उसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। तो यही अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है इसके मदद से हम कुछ NDT टेस्टिंग्स परफॉर्म करते हैं। तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट, यानी कि कोई भी सैंपल अगर हमें दिया होगा ना तो उसकी हमें थिकनेस मेजर करने के लिए हम विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो वही हमें कैसे परफॉर्म करते हैं वही हमें इसके अंदर लिखना है एंड बिलीव मी बहुत सिंपल है। चलो देखते हैं अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट। अब आप देख सकते हो ये दोनों डायग्राम सेम है, बस एक बड़ा बनाया एक छोटा बनाया है। ठीक है, कुछ उसके अंदर डिफरेंस नहीं है। चलो सैंपल एक अवेलेबल है। ठीक है, सैंपल में आप देख सकते हो कि उसके ऊपर क्या है, एक USW ट्रांसड्यूसर है। अब आप बोलोगे क्या ये USW क्या है, तो USW कुछ नहीं है, बस अल्ट्रासोनिक वेव्स, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने। ओके, तो आप भी USW वर्ड यूज कर सकते हो, ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। USW मीन्स अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके, तो ये जो है ट्रांसड्यूसर है, इसका मतलब क्या है कि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है, क्या हमारा USW ट्रांसड्यूसर। अब ये यहाँ पर जो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही है वो सैंपल के अंदर दी जा रही है, देख रहे हो आप, वो जो वेव वो नीचे जा रही है, राइट। एंड वही वेव जो है ना वापस से वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है एंड दोनों कैसे बीच में मतलब एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, राइट, दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो ये क्या है, वेव है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव है। ठीक है, और कहाँ से आ रही है ये, तो USW ट्रांसड्यूसर से आ रही है। ओके, एंड यही जो है ऊपर सेंस होता है एंड CRO जैसे मैंने आपको बताया था ये वो इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर वेव्स डिटेक्ट होती है। ठीक है, एंड वो जो वेव है ना उसका पैटर्न हमें बताता है कहाँ पर डिफेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम डिफेक्ट को यहाँ पर डिटेक्ट कर पाते हैं, राइट। तो यहाँ पर फ्लॉ डिटेक्ट हो जाता है ऐसे। तो आई होप आपको समझा होगा। एंड आप राइट डायग्राम में भी देख सकते हो वही चीज प्रेजेंट है, कुछ अलग नहीं है, सैंपल है एंड वो T1 क्या है, वो कौन सी वेव है जो कि अंदर जा रही है, राइट, तो अल्ट्रासोनिक वेव है। एंड T2 यानी कि जो मैंने वो दिखाया है कि वो CRO के ऊपर जो वेव है ना वो, दोनों को सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए, अदरवाइज कुछ डिफरेंट नहीं है। आई होप आपको समझा होगा। अब यहाँ पर थिकनेस कैसे मेजर हो रही है मैम, तो यहाँ पर थिकनेस कैसे मेजर होगी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर आप कैसे डिस्क्रिप्शन लिखोगे, देखो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो यूजिंग अ ट्रांसड्यूसर USW दैट मीन्स अल्ट्रासोनिक वेव्स ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, यानी कि हमारा जो ट्रांसड्यूसर अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है ना तो उसकी हमें फ्रीक्वेंसी भी पता होती है एंड उसकी वेलोसिटी भी पता होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ये हमें नोन होती है पहले से ही। तो ये ऐसी हम वेव को जो है सेंड करते हैं अलोंग द थिकनेस ऑफ द मेटल ब्लॉक। तो यहाँ पर आप डायग्राम
में देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द थिकनेस, यानी कि पूरे उसके थिकनेस के हिसाब से हम उसको मतलब एकदम सेंटर में जो है वो वेव पास करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ गया, वो जो वेव हम पास कर रहे हैं उसकी हमें फ्रीक्वेंसी भी पता है एंड वेलोसिटी भी पता है। चलो फिर USW travel through the metal block and get reflected from its bottom. The time required for the reflection is calculated. देख रहे हो आप, रिसर्चर्स का दिमाग देखो। तो यहाँ पर क्या है, जो भी हम वो वेव को जो है हम उसको ट्रैवल करवा रहे हैं उस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर, ओके, या मे बी मेटल ब्लॉक हो सकता है वो, तो वो जो है कितना टाइम ले रही है नीचे बॉटम से वापस रिफ्लेक्ट होके बीच में आने के लिए ना, वो टाइम कैलकुलेट किया जाता है। एंड एज द स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव एंड रिफ्लेक्शन टाइम इज नोन, यानी कि अब जैसे कि हमें उसकी वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पता थी ना, तो हमें उसके अंदर से वेलोसिटी कंसिडर करनी है। अब जैसे हमें उसकी वेलोसिटी पता थी पहले से एंड उसका टाइम इंटरवल, यानी कि उसको टाइम कितना लगा उस पर्टिकुलर थिकनेस में से ट्रैवल करके बॉटम से वापस आने का ना, उन दोनों का मतलब वो हमें नोन हो गई, राइट। अब उन दोनों के यूज से हम थिकनेस कैसे निकाल सकते हैं, देखो फॉर्मूला गिवन है ना, सिंपल। तो इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द रिलेशन कि थिकनेस ऑफ सैंपल इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल अपॉन 2, है ना, सिंपल। तो जस्ट सपोज करो कि उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, किसकी, तो मतलब वो जो USW थी पर्टिकुलर वो, अगर सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो अगर उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी इनटू टाइम इंटरवल, यानी कि उसको कितना टाइम लगा, सपोज उसको 1 सेकेंड लगा, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए, तो 20 इंटू 1 अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा 10, तो उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी 10 मीटर, सिंपल। तो बस यही था क्या, अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट। उसके बाद आता है अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन, यानी कि अब अल्ट्रासोनिक वेव यूज करके हमने थिकनेस तो मेजर कर ली, लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव को यूज करके हम फ्लॉ कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे, या फिर कोई भी डिफेक्ट है अगर उसके अंदर तो वो कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे। चलो देखते हैं। देखो सारे डायग्राम्स है ना इंटरलिंक्ड, सब सेम ही लग रहे हैं, तो बस आपको मतलब एक डायग्राम भी आप समझ जाओगे ना तो आप आगे के खुद से बना सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन में क्या होता है। तो आप एक सैंपल देख पा रहे हो, जैसे कि सैंपल पहले भी हमने डायग्राम्स में देखे, ठीक है। तो उस सैंपल के अंदर एक फ्लॉ प्रेजेंट है, देखो मैंने मार्क भी किया है वो फ्लॉ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि उस सैंपल के पर्टिकुलर सैंपल के ऊपर 2 ट्रांसड्यूसर प्रेजेंट है, एक ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर है और एक रिसीविंग ट्रांसड्यूसर है। अब जो ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर है वो क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव को मतलब ट्रांसमिट करेगा इनसाइड द सैंपल, यानी कि ट्रांसड्यूसर का काम प्रोड्यूस करना होता है, तो यहाँ पर ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर है, इसका मतलब वो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव को ट्रांसमिट करेगा इनसाइड द सैंपल। अब आप देख सकते हो कि वो मतलब परफेक्ट बॉटम तक जा रहे हैं, जहां तक उनको जाना है वहां से जाके वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब अगर बीच में फ्लॉ मिल जाएगा या कोई क्रैक मिल जाएगा तो वो पर्टिकुलर उसी सेक्शन से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो वैसे ही कुछ चीज यहाँ पर हो रही है, यानी कि वो जो फ्लॉ बीच में प्रेजेंट है ना, तो कुछ वेव्स जाके बस उधर से ही जो है रिफ्लेक्ट हो जा रही है एंड कुछ कुछ वेव्स बॉटम तक जा रही है, क्योंकि उनके बीच में कोई क्रैक या डिफेक्ट नहीं है। तो ये जो है ये कहाँ पर जा रही है ये सारी वेव्स, तो ये रिसीविंग ट्रांसड्यूसर के पास जा रही हैं। तो रिसीविंग ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है, वो वेव्स को रिसीव कर रहा है, ओके। देन ये जो एनालिसिस है ये सेंस किया जाता है एंड देन आप CRO देख पा रहे हो राइट साइड में, तो वो CRO के ऊपर हमें जो है क्या मिल रही है, वेव्स मिल रही हैं। तो जब तक ये वेव्स यूनिफॉर्म है तब तक इट्स ओके। जहां पर हमें स्मॉल वेव्स दिखने लगी, जैसे आप देख सकते हो कि जो मतलब स्मॉल वेव्स है ना, वो क्या डिफाइन कर रही है कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्या है, कोई भी डिफेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो है हम वेव्स के थ्रू यहाँ पर CRO के ऊपर डिटेक्ट कर पाएंगे कि पर्टिकुलर सैंपल में कहाँ पर जो है कोई भी डिफेक्ट या फिर फ्लॉ प्रेजेंट है। तो इजी है ना, सिंपल है, बस इसके अंदर क्या है मतलब आ गया ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर और रिसीविंग ट्रांसड्यूसर, बाकी तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, तो बस वही कॉन्सेप्ट है। तो बस मैंने आपको बता दिया एंड इसी को आप कैसे लिख सकते हो, वही आप जैसे मैंने आपको अभी तक मेथड्स बताए वैसे ही लिखो। कैसे लिख पाओगे, पहले तो उसके अंदर आप मेंशन कर दो कि टेस्टिंग मैकेनिज्म जो है ये पर्टिकुलर, इसके अंदर हमारे पास ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर है, रिसीविंग ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर क्या करता है, वो सेंड करता है क्या, USW अल्ट्रासोनिक वेव्स इनसाइड द स्पेसिमेन या फिर सैंपल, ठीक है। फिर जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल है जो कि बैक सरफेस से जाता है ना सैंपल के, वो डिटेक्ट किया जाता है बाय रिसीविंग ट्रांसड्यूसर, और जो है वो हम इनपुट कर देते हैं कहाँ पर, तो हमारे CRO के ऊपर। एंड अगर वहाँ पर कोई भी फ्लॉ नहीं है तो क्या दिखता है हमें, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर एकदम नॉर्मल पीक्स दिखती हैं, ठीक है। एंड अगर सपोज कोई फ्लॉ उसके अंदर प्रेजेंट है तो हमारे CRO स्क्रीन के ऊपर जो है हमें स्मॉल स्मॉल पीक्स दिखने लग जाएंगी, जो कि करस्पॉन्ड करेंगी किसको, तो हमारी नॉर्मल पीक्स को। तो हम उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे एंड
एनालिसिस के बाद हमें पता चल सकता है कि पर्टिकुलर कौन से एरिया के ऊपर फ्लॉ प्रेजेंट है। तो आई होप आपको समझा होगा कि अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन क्या होता है। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल दिखाती हूँ, जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स इस यूनिट के अंदर पूछे जाते हैं। तो बहुत सिंपल है, अभी जो हमने अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड पढ़ा था ना, उसके अंदर मैंने आपको क्या दिखाया था, एक फॉर्मूला दिखाया था थिकनेस मेजरमेंट का, वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल अपॉन 2। बस वही उसी के ऊपर आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स, और आपको 4 से 6 मार्क्स ऐसे ही देके चले जाते हैं, राइट। एंड अगर आपको समझा होगा तो बहुत ज़्यादा ईजी लगता होगा अब तक यूनिट। ठीक है, एंड बिलीव मी, आपका जो फर्स्ट पार्ट है ना यूनिट का, कौन सा, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, बस खत्म होता है, राइट। अच्छा लगा होगा तो लाइक करो यार। चलो न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, देखो, फाइंड द इको टाइम ऑफ अल्ट्रासोनिक पल्स विच इज ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी 3.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमें वेलोसिटी दे दी है। चलो, द करेक्ट थिकनेस मेजर्ड बाय द गॉज मीटर इज 9 मिलीमीटर, यानी कि हमको थिकनेस दे दी है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो हमें v दिया है और थिकनेस दी हुई है, तो वही फॉर्मूला लिखेंगे एंड उसको हम रीअरेंज करेंगे। एंड रिमेंबर, थिकनेस का TH लिख लो एंड टाइम को T लिख लो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, देन यहाँ पर आप रीअरेंज करके फॉर्मूला क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू 2 इंटू थिकनेस अपॉन वेलोसिटी, वैल्यूज पुट करेंगे। एंड यस, रिमेंबर यहाँ पर 9 मिलीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना। एंड आपको जो है 5.8 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स, ये आंसर आ गया। आप 10⁻⁻6 को आप माइक्रो सेकेंड्स भी लिख सकते हो। बस कितना इजी सिंपल सा न्यूमेरिकल था। एंड यस, ऐसे ही न्यूमेरिकल जो है इसमें आते हैं, तो मैंने बस एक ही न्यूमेरिकल रखा है इसका, क्योंकि बस यही, आप वैल्यूज चेंज कर करके दिखाने में क्या मतलब है। कभी वेलोसिटी पूछ लेंगे आपसे, कभी थिकनेस पूछ लेंगे, कभी टाइम पूछ लेंगे, बस यही घुमा फिरा के वही जो है फॉर्मूला वही यूज करना है हमें। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स इस यूनिट के अंदर आते हैं। चलो सेकेंड पार्ट ऑफ द यूनिट के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज फिजिक्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स। ऐसे पार्टिकल्स जिनका कोई भी एक डायमेंशन, मिनिमम कोई भी एक उनका जो डायमेंशन है वो नैनोमीटर की अगर रेंज में होगा, तो दैट टाइम हम उस पर्टिकुलर पार्टिकल को या सब्सटेंस को नैनो पार्टिकल बुलाते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स में आप देख सकते हो आपको क्या एक्सपेक्टेड होता है। देखो इसके अंदर तो फर्स्ट ऑफ ऑल नैनो पार्टिकल का जो डेफिनेशन है वो आ सकता है, या नैनो टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन आ सकता है। तो देखो नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सो द पार्टिकल हुज एटलीस्ट वन डायमेंशन फॉल इन द रेंज ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर, दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज नैनो पार्टिकल, सिंपल। एंड द टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड टू स्टडी द नैनो पार्टिकल्स इज कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी, सिंपल डेफिनेशन है। तो नैनो पार्टिकल्स क्या है, जिनका एटलीस्ट वन डायमेंशन किस रेंज में हो, 1 से 100 नैनोमीटर की रेंज में हो। एंड यही जो टेक्नोलॉजी है जो इन नैनो पार्टिकल्स की स्टडी करती है, उसी को हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं, है ना, सिंपल। चलो एक शॉर्ट नोट आ जाता है इसी पर्टिकुलर सेक्शन में, जो कि बोलता है एक्सप्लेन क्वांटम कन्फाइनमेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे मतलब एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, अरे क्वांटम कन्फाइनमेंट क्या है। तो देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्वांटम कन्फाइनमेंट में आपको सिर्फ 3 चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। रिमेंबर, 3 चीज़ों को बस एक्सप्लेन करना है, क्वांटम वेल, क्वांटम वायर एंड क्वांटम डॉट। इतना सिंपल है ना, बिलीव मी। चलो देखो मैं आपको बता ही देती हूँ। फर्स्ट जो है आप देख सकते हो, मैंने लिखा है मतलब पैराग्राफ फॉर्मेट में। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्वांटम वेल मिल रहा है, सेकंड में क्वांटम वायर, थर्ड में क्वांटम डॉट। अब कितना सिंपल है, आप रीड करके ही समझ सकते हो। अगर एक सॉलिड है एंड उस मतलब हमेशा हर किसी भी सैंपल के 3 डायमेंशंस होते हैं, वी ऑल अग्री। ठीक है, तो एक सॉलिड है, कोई भी पर्टिकुलर सॉलिड है, तो उसके जो है 3 डायमेंशंस होते हैं। इफ ओनली वन लेंथ ऑफ 3D नैनो स्ट्रक्चर इज इन नैनो स्केल, इसका मतलब अगर उसके 3 डायमेंशंस में कोई भी एक डायमेंशन अगर नैनो स्केल के अंदर है, अब नैनो स्केल का मतलब 1 से 100 नैनोमीटर, तो कोई भी एक डायमेंशन अगर 1 से 100 नैनोमीटर की रेंज में है, सो दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्वांटम वेल। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या होगा, अगर उसके 2 डायमेंशंस, ठीक है, उसके 3 डायमेंशंस में से 2 डायमेंशंस अगर नैनो स्केल के अंदर है, दैट मीन्स अगेन आई विल से 1 से 100 नैनोमीटर की रेंज में है, तो इट इज नोन एज क्वांटम वायर। एंड जब तीनों डायमेंशंस उसके जो है, अगर कोई भी सॉलिड है एंड उसके तीनों डायमेंशंस अगर हमारी नैनो स्केल के अंदर है, दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज क्वांटम डॉट। है ना, सिंपल, बस यही है क्वांटम कन्फाइनमेंट। एंड आपको यहाँ पर दिखाना है क्या, सरफेस टू वॉल्यूम रेशो, ये भी पूछा जाता है। तो उसके लिए देखो एक कॉन्सेप्ट है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। आप देख सकते हो जहां पर बिल्कुल भी गैप नहीं है। सेकेंड में देख सकते हो आपकी थोड़ा सा गैप आ गया है, एंड उसके बाद देख सकते हो कि जो गैप है, एनर्जी गैप, वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो साइज है
वो नैनो पार्टिकल का डिक्रीज कैसे हो रहा है। अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बिल्कुल भी एनर्जी गैप नहीं है तो हमारा पार्टिकल कुछ मतलब साइज में बड़ा रहेगा कंपैरेटिवली। अगर उनके बीच में थोड़ा बहुत गैप है तो आप देख सकते हो कि एटम का साइज कम होता जा रहा है, एंड अगर गैप कुछ ज़्यादा ही है तो बहुत छोटा पार्टिकल है। यानी कि अगर हमारा गैप, एनर्जी गैप कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बढ़ रहा है तो हमारे नैनो पार्टिकल का साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल्स के अंदर देखो हम देख सकते हैं ऑलवेज डिपेंड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल। तो जो पर्टिकुलर नैनो पार्टिकल है तो उसकी प्रॉपर्टीज काय पे डिपेंड करती है, तो मेजरली उसके साइज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ नैनो पार्टिकल इज ऑलवेज मोर देन द बल्क मटेरियल। अब यहाँ ये जो है ना सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, ये भी पूछा जाता है शॉर्ट नोट के अंदर कि एक्सप्लेन क्वांटम कन्फाइनमेंट एंड गिव द प्रॉपर्टी ऑफ नैनो पार्टिकल विद द सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। तो जब प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल्स आगे आप लिख सकते हो कि वो उसके साइज पे डिपेंड करती है। एंड सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो तो इतना सिंपल है, देखो हमें एक स्फीयर कंसीडर करना है, हमें पता है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr² होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3πr³ होता है। बस सरफेस और एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बस इन दोनों को इनका रेशियो ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा एट द एंड 3/r मिलेगा। बस तो यही क्या होता है हमारा रेशियो। तो हमें क्या मिला रेशियो 3/r मिला। तो ये क्या है देखो, सो साइज ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस तो S/V रेशियो इंक्रीजेज, यानी कि जैसे ही हमारा पार्टिकल का साइज कम होएगा। अब देखो स्फीयर अगर हम कंसिडर करें, अगर उसका साइज कम हो रहा है तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली उसका रेडियस कम हो रहा है ना। तो अगर रेडियस कम होगा तो आप रेशियो के अंदर देख सकते हो रेडियस डिनोमिनेटर में है, तो रेडियस अगर कम होगा तो हमारा जो वैल्यू है उस रेशियो की वो बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि द साइज ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेज तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीजेज, एंड अगर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज होगा तो नैनो पार्टिकल्स विल बी मोर एक्टिव, यानी कि जितना कम साइज होगा उतना नैनो पार्टिकल जो है हमारा ज्यादा एक्टिव होगा। ठीक है, तो बस यही था क्या हमारी प्रॉपर्टीज। तो अब अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास जिसमें हम देख सकते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल्स। अब ऑप्टिकल से आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, कलर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं हमने 12th के अंदर भी ये पढ़ा था कि हमारा गोल्ड जो होता है ना, आप रिमेंबर करोगे तो जो गोल्ड है वो बल्क फॉर्म में हमें कैसा दिखता है, ब्राइट येलो कलर का गोल्ड होता है, राइट। एंड वही अगर हम नैनो पार्टिकल के अंदर देखें तो वो कौन से कलर का होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है। वही मैं अगर आपको दूसरा एग्जांपल दूं तो सिल्वर जो होता है वो बल्क फॉर्म में कलरलेस होता है, राइट। और वही अगर हम नैनो पार्टिकल के अंदर देखें ना तो वो पेल येलो कलर का होता है, यानी कि बल्क मटेरियल में उसका कलर अलग है एंड नैनो पार्टिकल में सेम चीज का कलर अलग है। बस यही है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ नैनो पार्टिकल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर द कलर ऑफ नैनो पार्टिकल इज डिफरेंट फ्रॉम द बल्क मटेरियल। ग्लासेज आर ट्रांसपेरेंट व्हेन डोप्ड विथ डिफरेंट नैनो पार्टिकल्स अडॉप्ट डिफरेंट कलर्स लाइक रेड, पिंक, ब्लू, ग्रीन एक्सेट्रा। यानी कि अगर हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, तो हम उसको अगर पेंट कर देंगे तो उसके अंदर मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं जानी चाहिए। तो उसकी ट्रांसपेरेंसी को नहीं जाने के लिए एंड बट हम उस ग्लास को हमें कलर भी करना है तो हम नैनो पार्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं एंड उस पर्टिकुलर ग्लास को अपने मतलब हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से उसको कलर दे सकते हैं। तो बस यही एंड इसके अंदर आप वो जैसे मैंने अभी आपको गोल्ड और सिल्वर का एग्जाम्पल दिया तो डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ नैनो पार्टिकल के अंदर। उसके बाद आप देखो तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल। तो बस यही है इस यूनिट के अंदर कि आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएंगी सेकेंड पार्ट के अंदर। तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको हर प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी ना तो शॉर्ट नोट तो हम लिख ही देते हैं। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल। आप देख सकते हो बल्क मेटल के अंदर क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है क्या हमारा ग्राफ। अगर आप देखो तो नॉर्मल मेटल के लिए क्या हो रहा है, करंट इंक्रीजेज लीनियरली विद द वोल्टेज, यानी कि अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो हमारा करंट भी बढ़ रहा है, राइट। और अगर वोल्टेज डिक्रीज हो रही है हमारा करंट भी डिक्रीज होगा। तो ये किस में होता है, तो नॉर्मल मेटल के अंदर होता है। लेकिन अगर हम नैनो पार्टिकल्स की बात करें तो आप ग्राफ कैसे देख रहे हो, एक स्टेयरकेस टाइप जो है हमारा ग्राफ दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि करंट के अंदर कुछ IV कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके वजह से आप देख सकते हो कूलम्स ब्लॉकेज रीजन, ठीक है, ये क्रिएट हो जाता है जहाँ पर करंट और वोल्टेज दोनों भी जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो करंट वहीं पे फ्लो हो रहा है जहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखा है E/2C और 2E/2C, यानी कि ऐसे ही ग्राफ चलता रहता है E/2C, 2E/2C, 3E/2C। ठीक है, तो ये आपको मैंने समझने के लिए वहाँ पर 2E/2C लिखा है, अदरवाइज 2 कैंसिल होकर उधर E/C ही आता।
तो बस यहाँ पर जो है जहाँ पर ये वाला रेशियो है E/2C, बस उसी पर्टिकुलर रीजन में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। एंड जहाँ पर ये नहीं है, जहाँ पर स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो ना, वहाँ पर करंट भी जीरो है एंड वोल्टेज भी जीरो है। ठीक है, तो ये होता है किसके केस में, तो नैनो पार्टिकल्स के केस में। तो आप देख सकते हो बल्क मेटल में और नैनो पार्टिकल्स में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। वही मैंने यहाँ पर नोट्स में लिखा है, देखो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, व्हेन वी प्लॉट ग्राफ फॉर नॉर्मल मेटल करंट इंक्रीजेस लीनियरली विद द वोल्टेज। ठीक है, एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया। और फॉर नैनो पार्टिकल्स IV कैरेक्टरिस्टिक्स शोज कूलम्स ब्लॉकेज रीजन वेयर करंट एंड वोल्टेज इज जीरो एंड करंट फ्लोज ओनली व्हेन द वोल्टेज इज द मल्टीपल ऑफ प्लस और माइनस E/2C। ठीक है, द रिपीटेड टनलिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस कूलम स्टेयरकेस। तो आई होप आपको समझा होगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल्स। चलो अब देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल्स। तो मैकेनिकल में क्या आ जाएगा, देखो the mechanical properties of material depends upon the composition of material, bonds between the atom and presence of impurities। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, तो एक तो मटेरियल के कॉम्पोजिशन पे, फिर जो भी उसके बीच में एटम्स हैं तो उसमें जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो वो बॉन्ड्स के ऊपर भी हमारी प्रॉपर्टी मैकेनिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। एंड कोई भी अगर इम्प्योरिटी उसके अंदर प्रेजेंट है तो उस पर भी डिपेंड करती है। तो व्हेन द साइज ऑफ मटेरियल रिड्यूस टू नैनो स्केल मटेरियल टेंड्स टू बी अ सिंगल क्रिस्टल। अगर हम नैनो पार्टिकल की बात करें तो इट इज दैट मच स्मॉल कि हमें उसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। इसका मतलब हम उसको समझ सकते हैं कि वो एक सिंगल क्रिस्टल है, राइट। सो इट टेंड्स टू अ सिंगल क्रिस्टल। द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, हार्डनेस, डक्टिलिटी शोज डिफरेंट बिहेवियर एज कंपेयर टू बल्क मटेरियल। यानी कि उसकी जो इलास्टिसिटी, हार्डनेस, डक्टिलिटी, ये सब जो प्रॉपर्टीज है अगर हम चेक करने जाएं तो बहुत अलग होती है अगर हम उसी सेम मटेरियल के बल्क मटेरियल को देखें और उसी के नैनो पार्टिकल को देखें। यानी कि चीज सेम ही है लेकिन बल्क मटेरियल में उसका या फिर बल्क मटेरियल में उसका जो है प्रॉपर्टीज डिफरेंट है एंड नैनो मटेरियल में उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ठीक है, तो ये साइज मैटर करता है। फिर यंग्स मॉड्यूलस, जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए दिया है कि यंग्स मॉड्यूलस अगर हम बल्क मैग्नीशियम का देखें तो वो कितना है, 4100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, यंग्स मॉड्यूलस है अगर हमारे पास बल्क मैग्नीशियम है। वही अगर हम यंग्स मॉड्यूलस देखें किसका, नैनो क्रिस्टल का, सेम मटेरियल यानी मैग्नीशियम के ही नैनो क्रिस्टल का अगर हम यंग्स मॉड्यूलस देखें तो वो कम हो जा रहा है, यानी 3900 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी अफेक्ट होती है जब हम बल्क मेटल देखें या बल्क मटेरियल देखें और नैनो मटेरियल देखें। ठीक है, तो हार्डनेस ऑफ मटेरियल इज रिलेटेड टू द ग्रेन साइज। फॉर बल्क मटेरियल हार्डनेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ग्रेन साइज। फॉर नैनो पार्टिकल हार्डनेस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन ग्रेन साइज। यानी कि अगर इसमें मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आप बिल्डिंग कंसिडर करो। ठीक है, बिल्डिंग में आजकल आप देख सकते हो जो ब्रिक्स यूज हो रहे हैं वो कितने कम, मतलब कितने ज़्यादा कम साइज के हो रहे हैं, राइट। एंड वहीं अगर हम अपने विलेजेस में जाके देखें एंड वहाँ पर के जो हाउसेस वगैरह हैं उनको देखें तो उनमें कितने मतलब हैवी और लार्ज साइज के ब्रिक्स यूज हुए हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि अभी के जो बिल्डिंग है वो वीक है एंड जो पहले के जो बिल्डिंग्स वगैरह या हाउसेज हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है, जो भी हमारी स्ट्रॉन्ग या फिर हम कह सकते हैं कि सेम ही चीज़ है, मतलब बस साइज चेंज जो है वो कम हो गया है। तो बस साइज कम होने का मतलब क्या है, क्योंकि अब जो है ब्रिक्स के अंदर भी नैनो पार्टिकल्स का यूज हो रहा है। एंड जैसे कि आप प्रॉपर्टी हमें बता रही है, जो भी मटेरियल का हम अगर बल्क मटेरियल में देखें, बल्क अगर हमारे पास कोई मटेरियल है तो उसकी हार्डनेस उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा उसका साइज है। अगर हम उसका साइज बढ़ा देंगे तो उतना ही ज़्यादा वो मतलब हार्ड और टफ बनेगा। ठीक है, लेकिन नैनो पार्टिकल के केस में क्या होता है, जितना साइज कम होगा ना उतनी ज़्यादा उसकी हार्डनेस और टफनेस होगी। तो आप समझ सकते हो कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एंड यहीं पे वो ग्राफ बता रहा है कि हार्डनेस और ग्रेन साइज ये किस में है, ये बल्क में है, और जो राइट वाला है ये नैनो पार्टिकल है। तो बल्क के अंदर जो ग्रेन साइज अगर हम बढ़ाएंगे तो हार्डनेस भी उतनी ही बढ़ रही है, लेकिन आप नैनो पार्टिकल के ग्राफ में जो राइट साइड में वो देख सकते हो कि जितना ग्रेन साइज बढ़ रहा है उतनी हार्डनेस कम हो रही है, टफनेस कम हो रही है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है क्या, हमारे नैनो पार्टिकल का और बल्क मटेरियल का। उसके बाद आप देख सकते हो अब ये लास्ट पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स, जिसके अंदर हम मेडिसिन में देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देखेंगे, स्पेस ट्रैवल वगैरह, तो इन सब चीज़ों में एप्लीकेशन देखेंगे नैनो पार्टिकल्स का, ये रियल लाइफ रिलेटेड है।
तो मेडिकल के अंदर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आता है आपको, तो आप देख सकते हो। चलो, इन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम द ड्रग इज डिजॉल्व्ड एनकैप्सुलेटेड और अटैच्ड टू अ नैनो पार्टिकल, यानी कि मेडिसिन मतलब अगर हम मेडिकल से रिलेटेड बात करें तो मतलब एक नैनो पार्टिकल के अंदर जो है ना पर्टिकुलर जो भी मेडिसिन है या फिर ड्रग हम बोल सकते हैं उसको डिसॉल्व किया जाता है एंड उसको उस पर्टिकुलर नैनो पार्टिकल के अंदर एनकैप्सुलेट या फिर हम कह सकते हैं कि उसको उसके अंदर रखा जाता है, यानी कि नैनो पार्टिकल के अंदर, ठीक है। सो द सिस्टम इज देन एम्बेडेड इन द कैप्सूल विच इज गाइडेड टुवर्ड्स द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी। The capsule is opening at the specific tissue or organ controlled by externally applied magnetic field or infrared light. Then drug can be delivered in controlled manner. यानी कि उस पर्टिकुलर जो नैनो पार्टिकल के अंदर हमने ड्रग को डिसॉल्व करके एनकैप्सुलेट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम उस नैनो पार्टिकल को एक कैप्सूल के अंदर मतलब एम्बेड कर देंगे, ठीक है। एंड जब उस कैप्सूल को जो है पेशेंट मतलब पर्टिकुलर कैप्सूल को वो खाएगा या फिर रीड करेगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर अफेक्टेड एरिया पर जाकर ही वो कैप्सूल जो है अपना ड्रग रिलीज करेगी। यानी कि अगर सपोज समझ लो कि आपके सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आपको मतलब वो जो पर्टिकुलर जो ड्रग आपको दिया है या मेडिसिन आपको दी है वो डायरेक्ट जाके आपके हेड में ही जाके अपना ड्रग रिलीज करेगी। ऐसा नहीं है कि हम खा ले रहे हैं वो जाके स्टमक में अपना रिलीज कर रही है अपना, मतलब ऐसे जैसे कि स्टमक पेन है, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें ये खासियत है कि वो सिर्फ उस पर्टिकुलर टारगेटेड मतलब जो टारगेटेड हमारा ऑर्गन है ना उधर ही जाके अपना ड्रग रिलीज करता है, ठीक है। तो बस यही है। एंड यहाँ पर क्या बताया, द साइंटिस्ट आर ऑल्सो वर्किंग टू डेवलप बेटर बॉडी इम्प्लांट्स। द बॉडी implants should be strong and biocompatible. The body implants should be strong enough so that it does not get deformed easily. यानी कि जो बॉडी इम्प्लांट्स हम देख रहे हैं आजकल की क्या क्या इम्प्लांट हो रहा है, किडनी इम्प्लांटेशन है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है ना इसके अंदर नैनो पार्टिकल्स का यूज़ हो रहा है एंड ये कह सकते हैं कि नैनो पार्टिकल के यूज़ से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बायो कंपैटिबल बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी जो है नैनो पार्टिकल्स का यूज़ मेडिकल फील्ड में हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, चलो इसके पहले बताने से पहले मैं आपको एक बताऊं, तो हम देखते हैं कि जब टीवी इन्वेंट हुआ था, टेलीविज़न और या फिर आप कंप्यूटर ही ले लो, जब वो इन्वेंट हुए थे तो कितना ज़्यादा बड़ा साइज़ था ना उनका, ऐसे मतलब एक बॉक्स टाइप होता था एंड बस हमें स्क्रीन जो है उसके ऊपर वर्क करना होता था। लेकिन अगर हम आज की मतलब टेक्नोलॉजी देखें तो हमारा टीवी कैसा है, एलसीडी एलईडी, मतलब जो कि सिर्फ मतलब हमारे वॉल के ऊपर स्टक हो जाए, बस इतना ही साइज आ रहा है। तो वो जो पहले वो बॉक्स टाइप आता था उसमें क्या होता था, एंड अब जो इतना ज़्यादा फ्लैट हो गया है वो टीवी और कंप्यूटर या लैपटॉप हम कह लें, तो इतने मतलब शॉर्ट मतलब कह सकते हैं कि इतना स्मॉल उनका साइज़ हो गया है। तो वो पहले क्या वो ऐसा ही था या फिर अब कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है? तो कुछ नहीं, वही सब चीज़ों को हमने इसके अंदर नैनो पार्टिकल्स का यूज़ किया है एंड नैनो पार्टिकल्स के यूज़ से उनका साइज़ जो है वो कम हो गया है एंड ज़्यादा एनहांसमेंट हो गई है, कलर्स भी हमें अच्छे दिखते हैं अब, मतलब HD 4D ऐसे कह सकते हैं ना हम। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आ गई है, 4HD 4HD ये सारी चीज़ें जो है ना अब आ गई है। इसका मतलब कि नैनो पार्टिकल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा जगह हो रहा है एंड हम उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अब हम देख सकते हैं हमारी स्मार्ट वॉचेस भी होती हैं, राइट। तो स्मार्ट वॉचेस तो अब ऐसी आ रही है कि हम उन्हीं के अंदर मोबाइल मतलब मोबाइल के अंदर जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वही चीज़ें हम स्मार्ट वॉच में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी को टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें क्यों हो पा रही है, इतने छोटे से आप स्मार्ट वॉच देख सकते हो हमारे रिस्ट के साइज़ के होती है, रिस्ट के साइज़ की, इतना क्यों ऐसा हो पा रहा है? तो ये सब नैनो टेक्नोलॉजी के वजह से हो रहा है। होप आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो समझ में आ रहा होगा क्या एप्लीकेशन है। देखो वही यहाँ पर लिखा है, the flat panel television or computer monitors are product of nanotechnology. Even the coatings used on screen of TV or monitors can be of nanoparticles which have better properties in terms of color quality and resolution than microparticle coating, जैसे मैंने आपको बताया। The single electron transistor is a switching device in which a quantum dot is placed between the surface or source and drain. It uses controlled electron tunneling to amplify current. They offer low power consumption and high operating speed. Nanostructures or nanocomposites are used to produce light. They can be used for light production, propagation, manipulation like amplification and detection. तो अब आपको समझा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या क्या एप्लीकेशन है। अब ये तो लिखने के लिए देखो नोट्स में मैंने ये सब दे दिया। अब आप जो है अपने मन से आपको जो और भी एप्लीकेशन आती है ना वो लिखो,
क्या क्या गलत है? नैनो टेक्नोलॉजी का आप एप्लीकेशन ही तो बता रहे हो, राइट? एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी अगर हम देखें, अगर हम कोई भी मतलब ऐसी ब्रांड की कार देखें जो कि लो कॉस्ट की है, उसकी शाइन देखो, और जो हमारी मतलब बहुत ज़्यादा है हाई कॉस्ट की कार्स हैं लाइक ऑडी वगैरह, अगर आप देख लो तो उनकी शाइन देखो, दोनों की शाइन में, कलर में क्या डिफरेंस आता है? तो यही क्या डिफरेंस आता है? तो यही डिफरेंस आता है कि वो जो है कलर्स के अंदर जो उनकी पेंट है ना, उनमें नैनो पार्टिकल्स का यूज होता है, इसी वजह से वो कॉस्टलियर भी होती है एंड उनकी शाइन में भी जो है वो फर्क दिखता है हमें, राइट? तो यही सब चीज़ें जो ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है। तो आप पढ़ सकते हो वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स लाइक मेड अप ऑफ स्टील, सम एलॉयज, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। तो नैनो ट्यूब कंपोजिट हैव अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ बेटर देन स्टील। तो स्टील को हम रिप्लेस कर सकते हैं नैनो ट्यूब कंपोजिट से या फिर नैनो पार्टिकल के कोई मटेरियल से। Cars are spray painted with the fine particles. Nanoparticle paints provide smooth, non-scratch, thin, attractive coating. Tires of vehicle undergo wear and tear with the use and also increases its weight. So by using nanoparticle clay, better lightweight, less rubber consuming tires are पॉसिबल। तो ऑटोमोबाइल में ये एप्लीकेशन हो गया। बाकी लास्ट एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी है इन स्पेस एंड डिफेंस। तो इन नॉन पोरस मटेरियल लाइक एरोजेल हैव एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। एरोजेल्स आर प्योर कंडक्टर ऑफ हीट, देयरफॉर एरोजेल्स कैन बी यूज्ड इन एयर स्पेसक्राफ्ट टू रिड्यूस द वेट। Even special lightweight suits and jackets can be made of using aerogels. In spacecraft, solar cell used to generate solar energy have low efficiency, resulting in large surface area and heavy weight. So nanoparticles can be used to reduce the size and weight of solar cell. यानी कि स्पेस और डिफेंस में क्या ले सकते हैं? देखो, अगर हमें स्पेस में जाना है तो हमें जो है हमारी हर चीज़ को बहुत लाइट वेट रखना पड़ेगा, अदरवाइज जो हमारा स्पेसक्राफ्ट जा रहा है उसका वेट ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट? तो हमें ज़्यादा फ्यूल वगैरह की यूज़ पड़ेगी एंड दैट विल बी डेंजरस। तो हमें स्पेसक्राफ्ट के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइट वेट चीज़ें यूज़ करने के लिए हम उसके अंदर नैनो पार्टिकल्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पर एरोजेल के बारे में बताया, तो एरोजेल क्या है? एक नॉन पोरस मटेरियल है जिसकी बहुत ज़्यादा कम या फिर कह सकते हैं लो डेंसिटी होती है, ठीक है? जिसकी वजह से इसका जो है यूज़ अलग अलग चीज़ों में होता है स्पेसक्राफ्ट की, लाइक सूट्स जो है लाइट वेट सूट्स जो होते हैं ना, जो लोग स्पेस में जाते हैं वो जो सूट्स पहनते हैं ना, तो उनके लाइट वेट सूट्स को जो है हमें डिज़ाइन करने के लिए उसके अंदर नैनो पार्टिकल्स का यूज़ होता है। अदरवाइज हम जो है सोलर सेल का यूज़ करते हैं, राइट? जो भी स्पेसक्राफ्ट जाता है तो वो एनर्जी कैसे लेता है? सन से लेता है, दैट मीन्स सोलर सेल से लेता है। तो बस वही उसमें भी क्या होता है, तो सोलर सेल की जो है वो लो एफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से हम लार्ज सरफेस एरिया एंड हैवी वेट, यानी कि जो सोलर सेल होता है, अगर नॉर्मल सोलर सेल अगर हम देखें तो उसका लार्ज सरफेस एरिया भी होता है एज कम्पेयर्ड एंड वो हैवी वेट होता है। तो बस अगर उसी की जगह हम नैनो पार्टिकल का यूज़ कर लें तो साइज़ भी कम हो जाता है और सोलर सेल का वेट भी कम हो जाता है। तो यही सब एप्लीकेशन है नैनो टेक्नोलॉजी के स्पेस एंड डिफेंस के अंदर। तो हमने कितने देखो एप्लीकेशन देख लिए, तो मेडिकल में देख लिया, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, देन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देख लिया, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, एंड यहाँ पर स्पेस एंड डिफेंस के अंदर। बस यहाँ पर हमारा नैनो पार्टिकल्स का भी सब टॉपिक खत्म होता है। तो आई होप आपको समझा होगा। येस, छोटा सा ही यूनिट था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लास्ट यूनिट था इंजीनियरिंग फिजिक्स का, एंड इसी यूनिट के साथ जो है हमने पूरा सिलेबस जो है इंजीनियरिंग फिजिक्स का उस चैनल के ऊपर कंप्लीट कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ वन शॉट। तो आई होप आपको समझ में आता होगा। एंड येस, बहुत ज़्यादा मुश्किल से 1-2 दिन से मेरी हेल्थ बहुत ही ख़राब है, गले से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही है। तो चलो, बस आपके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आई होप आपको समझता होगा कि वन शॉट में हमारा सारा यूनिट कंप्लीट हो गया है। ये नोट्स आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड येस, आपने अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप सारे यूनिट्स को रेफ़र करें एंड आप एग्ज़ाम से पहले भी एक बार देख के जाइए, ताकि वो कंसेप्ट जो है ना आपके रिवाइज हो जाए आपके फ्रेशली आपके माइंड के अंदर, ठीक है? तो आपको बाद में फिर याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई होप कि आपको सब समझ गया होगा। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए। एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, एंड प्लीज़ इस चैनल को आगे लेके जाइए, आपके हाथों में ये चैनल। चलो, टिल द टाइम, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।